वेलकम फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आ गए हम लोग अपने नए एपिसोड में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग कल लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों को पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग उससे आगे के टॉपिक को शुरू करते हैं। हम लोग एमसीक्यू के रूप में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि कंपटीशन के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन में पूछे गए हैं, उन्हीं सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पूछा गया है किसी भी संसद की सदस्यता कितने दिन अनुपस्थित रहने पर रद्द कर दी जाती है। किसी भी संसद की सदस्यता कितने दिन अनुपस्थित रहने पर रद्द कर दी जाती है। संसद के सदस्य की सदस्यता कितने दिनों अनुपस्थित रहने पर रद्द कर दी जाती है। 6 माह तक, 60 दिन तक, 1 वर्ष तक और 50 दिन तक। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं 60 दिनों तक, तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया है किसी भी संसद के सदस्य की सदस्यता किन परिस्थितियों में रद्द हो सकती है। अनुशासनहीनता करने पर, बिना अनुमति के 60 दिनों तक अनुपस्थित रहने पर, दल बदल के आधार पर और इन तीनों के आधार पर। किसी भी संसद के सदस्य की सदस्यता किन परिस्थितियों में रद्द हो सकती है। तो देखिए, पहला है अनुशासनहीनता करने पर, तो अनुशासनहीनता करने पर रद्द हो जाती है। बिना अनुमति के 60 दिनों तक अनुपस्थित रहने पर, तो यह भी सही है। दल बदल के आधार पर, तो यह भी सही है। तो इन तीनों के आधार पर हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया किसी भी सदन की कार्यवाही को शुरू होने के लिए कितने सदस्य का होना आवश्यक है। किसी भी सदन की कार्यवाही को शुरू होने के लिए कितने सदन का होना आवश्यक है, कितने सदस्य का होना आवश्यक है। 1/50, 1/40, 1/60 और 1/35। तो किसी भी सदन की कार्यवाही को शुरू करने के लिए 1/40 सदस्य का होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 20 है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया संसद के समितियों के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। संसद के समितियों के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो जैसा कि हमने अभी पिछले वीडियो में आपको बताया था कि संसद के समितियों के सदस्य की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया सबसे बड़ी स्थायी समिति कौन सी है। तो इससे पहले हम लोग को जानना होगा कि स्थायी समिति कितने प्रकार की होती है। तो स्थायी समिति 3 प्रकार की होती है, प्राक्कलन समिति, लोकलेखा समिति और सरकारी उपक्रम समिति। तो इसमें सबसे बड़ी स्थायी समिति कौन सी है। तो सबसे बड़ी स्थायी समिति प्राक्कलन समिति है। और ये क्यों है, आगे क्वेश्चन में आपको पता चलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया कि कौन सी समिति धन निकालने के लिए बजट तैयार करती है। कौन सी समिति धन निकालने के लिए बजट तैयार करती है। प्राक्कलन समिति, लोकलेखा समिति और सरकारी उपक्रम समिति। तो प्राक्कलन समिति ही धन निकालने के लिए बजट तैयार करती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। इसीलिए यह सबसे बड़ी स्थायी समिति है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया कि कौन सी समिति बजट द्वारा निकाले गए धन की जांच करती है। प्राक्कलन समिति, लोकलेखा समिति, सरकारी उपक्रम समिति, नन ऑफ दीज। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए। बताइए कौन सी समिति बजट द्वारा निकाले गए धन की जांच करती है। तो लोकलेखा समिति बजट द्वारा निकाले गए धन की जांच करती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया है कि प्राक्कलन समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं। 10 सदस्य, 15 सदस्य, 20 सदस्य और एक भी नहीं। तो प्राक्कलन समिति में राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, इसे याद रखिएगा। पूछ देता है कि प्राक्कलन समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं। तो प्राक्कलन समिति में राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं और वह भी लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। तो इसे याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया कि प्राक्कलन समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं। तो हमने अभी आपको बताया प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया लोकलेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। 30 सदस्य, 15 सदस्य, 20 सदस्य, 22 सदस्य। तो लोकलेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो लोकलेखा समिति में कुल
22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, इसे याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया कि कौन सी समिति सरकारी कंपनियों की जांच करती है? प्राक्कलन समिति, लोकलेखा समिति और सरकारी उपक्रम समिति, नन ऑफ दीज। तो सरकारी कंपनी जैसे एनटीपीसी हो गया, बीएसएनएल हो गया, तो इन सारी कंपनियों की जांच सरकारी उपक्रम समिति करती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। सरकारी कंपनी की जांच सरकारी उपक्रम समिति करती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया है कि प्राक्कलन समिति के जुड़वा वाहन किसे कहा गया है? प्राक्कलन समिति के जुड़वा वाहन किसे कहा जाता है? तो प्राक्कलन समिति के जुड़वा वाहन लोकलेखा समिति को ही कहा जाता है, क्योंकि यह निकाले गए धन की जांच करती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया किस समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल का नेता होता है? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। किस समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल का नेता होता है? ऑप्शन वही है। तो लोकलेखा समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल का नेता होता है। लोकलेखा समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल का नेता होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन अस्थायी समिति है? प्रबल समिति, संयुक्त प्रबल समिति, ए और बी दोनों, लोकलेखा समिति। तो देखिए, अस्थायी समिति दो प्रकार की होती है, एक प्रबल समिति और एक संयुक्त प्रबल समिति। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो आपने स्थायी समिति और अस्थायी समिति के बारे में जान लिया। देखिए, फिर से हम बता देते हैं कि स्थायी समितियाँ 3 प्रकार की होती है, प्राक्कलन समिति, लोकलेखा समिति और सरकारी उपक्रम समिति। प्राक्कलन समिति धन निकालने के लिए बजट तैयार करती है और यह सबसे बड़ी स्थायी समिति है। लोकलेखा समिति बजट द्वारा निकाले गए धन की जांच करती है और इसे प्राक्कलन समिति का जुड़वा वाहन कहा जाता है, तथा सरकारी उपक्रम समिति सरकारी कंपनियों की जांच करती है। अब अस्थायी समिति में आ जाते हैं। तो अस्थायी समितियां 2 प्रकार की होती है, एक प्रबल समिति और एक संयुक्त प्रबल समिति। प्रबल समिति विवादित विधेयक पर गठन का जांच करती है, जैसे जीएसटी की जांच करना हो गया, और संयुक्त प्रबल समिति घोटाले की जांच करती है, कोई भी घोटाला हो। तो रहने देते हैं आज के लिए ही। आज के इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि सॉल्व हो चुके हैं। वीडियो को अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब इस चैनल पर धीरे धीरे फिर इतिहास के भी क्वेश्चन आएंगे और शुरू से अंत तक सारे क्वेश्चन डाले जाएंगे। अभी हमारा संविधान समाप्त नहीं हुआ है, संविधान को हम लोग समाप्त करके ही किसी दूसरे टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नए एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।